राजनीति जिन्हें पारिवारिक संस्कारों में मिली, ऐसा क्या हुआ कि राजनीति से विमुख होकर वे अपने आप को समाज सेवक बनाने को मजबूर हो गए, या उनकी पहचान एक समाजसेवी के रूप में राजनेता से अधिक हो गई। बात करते हैं कमल सिंह प्रधान से। पिता सांसद रहे और लंबे समय तक राजनीति से जुड़े रहे। कमल सिंह ने भी राजनीति की, लेकिन उसके बाद एकाएक राजनीति का क्षेत्र उन्हें रास नहीं आया या राजनेता रास नहीं आए। वे समाज सेवक बन गए, युवा कल्याण संगठन के प्रदेश संयोजक हैं। कुछ कड़वे और मीठे अनुभव चुनाव के मौसम में ऐसे ही लोगों से मिलते हैं, वही सच्चाई बेदाग बेबाक बता सकते हैं। कमल सिंह जी पिता सांसद रहे और उसके बाद आपने भी राजनीति में पूरा जोर शोर से कदम रखा। ऐसा क्या हुआ कि आप समाज सेवा के रूप में अपनी पहचान अलग बना गई? सबसे पहले तो मैं दैनिक जनजागरण के जितने भी दर्शक हैं उनको उनका स्वागत करता हूँ, नमस्ते करता हूँ। ख़ासतौर पर आपको मैं इस बात की बधाई देता हूँ कि आप जो मुद्दे होते हैं, चाहे रेल परिवहन की समस्या हो, चाहे बिजली पानी की बात हो, दूसरे मुद्दों पे आप जाके उनको उठाते हो और एक सजग जो प्रहरी है लोकतंत्र का चौथा स्तंभ, उसकी भूमिका अदा करते हैं। उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। वही आपने मेरे से पूछा कि आपके पिताजी सांसद रहे, उससे पहले मैं थोड़ी पृष्ठभूमि और जाना चाहूँगा। जो मेरे प्रदाता थे चौधरी मोहम्मद सिंह, वो लगातार 1919 से लेकर और 1942 तक लगातार उस टाइम में बोर्ड मेंबर होता है, जिला बोर्ड होता था, जो जैसे बोर्ड के मेंबर होते 100, 150, 200 गाँव में एक मेंबर होता था, तो वो लगातार रहे। और उससे पहले उनके जो पिताजी वो भी समाज सेवा में लगे रहे, अच्छे कार्य करते थे। तो ये मैं मानता हूँ कि ये जो सारी चीज़ें हैं ये हमारे परिवार से मिली है, खानदानी ये परंपरा चली आ रही थी। और मैंने भी वेस्ट कॉलेज का चुनाव लड़ा, मेरे वहाँ प्रधान रहा। उसके बाद में स्टूडेंट पॉलिटिक्स की, और उसके बाद में चाहे खेल की बात हो, चाहे किसान की बात हो, मैंने अपनी भूमिका में कोई कोरोना का टाइम में भी इस प्रकार में से जितना भी हो पाया मैंने किया। और पिताजी ने 4-5 चुनाव लड़े, 2 सांसद लड़े, 4 एमएलए लड़े। अब जब मैंने देखा अंदर घुस के राजनीति के, तो जो प्रमुख आदमी है जिन पार्टियों में है, या वो ये विपक्ष के साथ मिलकर थोड़ा खेला खेल देखते हैं। जो काम करने वाला व्यक्ति है, या ईमानदारी से काम करना चाहता है, या अपनी समझ नीति से काम करना चाहता है, तो आज के युग में उन व्यक्तियों की थोड़ी सी भूमिका कम हो रही है। बाकी मैं जो राजनीतिक व्यक्ति करता है उससे ज़्यादा काम करता हूँ। पिछले दिन हमने देखा कि खेल के खिलाड़ियों के साथ अन्याय हो रहा है, तो हमने खिलाड़ियों की आवाज़ उठाई। उसके बाद कर्मचारियों के साथ अन्याय होता, चाहे पटवारी भाई थे, चाहे कलरन भाई थे, चाहे दूसरे भाई थे, उनके जाके बीच में आवाज़ उठाई। किसानों का बहुत लंबा एजुकेशन चला, उसमें लगातार हमारा जो संगठन युवा कल्याण संगठन, उसने बहुत अच्छी भूमिका निभाई और लगातार किसानों की जायज़ मांगों के लिए लड़ाई लड़ी। हम इस बात के पक्षधर हैं कि सही को सही को और गलत को गलत को। अगर सरकार की कोई बात अच्छी भी लगती थी तो हमने उसका बात का विरोध नहीं किया अपने काम में, लेकिन जहाँ गलत था, जैसे किसानों के साथ गलत हो रहा था, खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा था, नौजवानों की अग्निवीर योजना थी वो गलत हो रही थी, तो इन चीज़ों का हमने विरोध किया और लास्ट मोमेंट तक हमने लड़ाई लड़ी। तो आज हमें ये है कि जो राजनीतिक व्यक्ति जिन्हें करना चाहिए, क्योंकि ये काम विपक्ष के नेताओं का था, वो सड़क में नहीं आए, ना उन्होंने बिजली पानी के बारे में आवाज़ उठाई, ना दूसरी बातों में किसी ने उठाई, संगठनों ने। तो मैं मानता हूँ कि संगठन में रह के भी मैंने एक जो राजनीतिक व्यक्ति नहीं कर पाया वो काम करने का कोशिश की। प्रधान जी, सवाल तो मेरा ये था कि राजनीति बने आप, उसके बाद समाज सेवा की तरफ ध्यान कैसे चला गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं राजनीति में गड़बड़ है, व्यापक स्तर पर गड़बड़ है। वो तो सैनी साहब ने आपको बताया ना, ये जो मिल के राजनीति करते हैं ना पक्ष विपक्ष, उससे थोड़ा मेरा हृदय आघात हुआ। और उसके बाद में मैंने एक प्रण लिया कि हम एक अच्छे नागरिक होने की भूमिका निभाएंगे। और रही के नाम है ये प्रेरणा, तो हमें जो जिस प्रकार से मैं संत ताराचंद महाराज जी का शिष्य रहा हूँ, और उनका भी ये था कि कर्म पर विश्वास रखो, और हमने कर्म पर विश्वास रखे है। हमने हर फील्ड में लड़ाई लड़ी है। तो मैं राजनीति से दूर नहीं हूँ,
लेकिन इतना जरूर है कि जो सक्रिय राजनीति है, जो दलदल की राजनीति है, जो मतलब मिल के राजनीति करने वाले व्यक्ति है, उनसे मैं दूर है। आपने एक बार विधानसभा का चुनाव भी लड़ा, लेकिन एकदम राजनीति से आप विमुख हो गए, खेला क्या हुआ? जिन्होंने नहीं दिया उनका भी धन्यवाद, जिन्होंने दिया उनका भी धन्यवाद, लेकिन उसके बावजूद भी जिस विधानसभा से मैंने चुनाव लड़ा, तोसा विधानसभा, वहाँ का प्रत्येक मतदाता का मैं धन्यवाद करता हूँ। आज भी उनके सुख दुख जहाँ भी कोई बात होती है मैं खड़ा मिलता हूँ। बस फर्क इतना है कि मैंने चुनाव नहीं लड़ा, चुनाव इसलिए नहीं लड़ा कि ये लोग, मैं वो मेहनत करता हूँ, जो लास्ट टाइम पर टिकट देने की बात आती है तो आपस में मिलकर दूसरे टिकट देते हैं, तो वो फिर मैं थोड़ा इस बात से फेटल हो गया कि हम समाज सेवा करें, जैसे हमने नशे के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है, इस प्रकार पेड़ लगाने की बात है, भ्रूण हत्या के खिलाफ बात है, बेटी बेटे में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, खिलाड़ियों की बात है, इन चीज़ों को उठाया है। जब भी कोई अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा और जो अच्छी बात करेगा, जो जिसके एजेंडा ठीक होगा, उस पार्टी का अनुष्ठान में हम जा सकते हैं। इसमें अगर भविष्य में कोई पार्टी आपको टिकट दे देती है विधानसभा के लिए, तो चुनाव लड़ेंगे? देखो, सिर्फ ये बात नहीं टिकट दे, टिकट तो मेरे को और पार्टी दे रही थी, मैं उस पार्टी या उस प्लेटफॉर्म पर चुनाव लूँगा, नहीं तो मैं नहीं लूँगा चुनाव। जहाँ ठीक होगा, जहाँ किसान की बात होगी, जहाँ मजदूर की बात होगी, नौजवानों की बात होगी, और वो मुझे लगता है कि ठीक रहेंगे, बाद में ठीक रहना नहीं तो गर्व की बात है, लेकिन मेरा जब तक मन में संतुष्टि नहीं हो जाएगी, मेरे मन में ये बात का एहसास नहीं हो जाएगा कि वास्तव में चीज़ ठीक है, तब मैं कदम उठाऊंगा, नहीं तो चुनाव लड़ूंगा। ऐसी जनता की सेवा करता रहूँगा। प्रधान जी, राजनीति लोग जो होते हैं उनकी भाषा दोनों ही होती है, आपके सामने कुछ कहेंगे, आपके पीठ के पीछे कुछ कहेंगे, तो ऐसे नेता रहेंगे तो आप जैसे लोग कैसे एडजस्ट हो पाएंगे? देखो, ये टाइम आएगा सैनी साहब, ये 4-5 साल धर्म जाति मजहब पर झूठ बोल के, मैच फिक्सिंग करके, चुनाव फिक्सिंग करके, ये 5-1 साल चलेगा सैनी साहब। आने वाला जो टाइम होगा वो पाक साफ टाइम होगा, अच्छे लोगों का टाइम आएगा। उस टाइम हो सकता है, अब तो भाई 58 साल का हो गया मैं, हो सकता है 5 साल 7 साल के बाद में हम चुनाव ना लड़े हुए नौजवानों को मौका दें, तो मैं मानता हूँ कि हम तो उन नौजवानों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो आने वाला जो भविष्य उनका होगा उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और मैं तो ये कहता हूँ कि अच्छे लोगों को आना चाहिए, जो साफ सुथरे हों, जिनका एजेंडा साफ हो। ये जो मिल के काम कर रहे हैं, इन्होंने इस देश का भट्ठा बिठाया, देश प्रदेश का भट्ठा बिठा दिया, उनसे हमें सावधान रहेंगे। आप कॉलेज विद्यार्थी संघ के अध्यक्ष रहे हैं, राजनीति से भी बहुत लगाव रहा है, अटैचमेंट रही है आपकी, कई चुनाव भी आपने देखे हैं, तो वर्तमान परिवेश में जो राजनीति चल रही है, बरगलाने की, झूठ बोलने की, उससे क्या समझते हैं? देखो सनी साहब, अब बात है मौजूदा टाइम की, इसमें जो प्रमुख दल है ना वो 3 है, चौथा भी मान सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, जेजेपी और बहुजन समाज पार्टी भी। इन लोगों का यहाँ से उम्मीदवार निकटबंधन का उम्मीदवार खड़ा हुआ है। बहुजन समाज पार्टी से एक नया हमारा फौजी भाई है जो कई बार चलता है, उसके साथ धोखापट्टी होती है, बेचारा बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ रहा है। अब मैं मानता हूँ प्रमुख तौर पर 2 ही पार्टियों का मुकाबला है, कांग्रेस का और बीजेपी। अगर पार्टी का अगर हमें विश्लेषण करें तो 10 साल बीजेपी ने जो काम करना चाहिए था, चाहे मजदूर का था, किसान का था, नौजवान का था, विद्यार्थियों का था, खिलाड़ियों का था, मतलब तमाम जो बातें थी वो ये सरकार पूरी नहीं कर पाई। ये कहो कुछ भी, लेकिन धरातल वो काम नहीं हुआ। हाँ, मैं मानता हूँ सड़कों का काम हुआ है, रेलवे स्टेशनों का उदारीकरण हुआ है, कई चीज़ करी है, लेकिन जो बेसिक लोगों को ऊपर उठाने की बात थी, अब खिलाड़ी देश के लिए मेडल लाते हैं, उनका कोटा कम कर दिया गया, उनको नगद पुरस्कार नहीं दिया जा रहा है। किसान जो एमएसपी के लिए लड़ाई लड़ रहा था, जो जुर्त आज किसान कृषि घाटे का सौदा हो गया, जिन किसानों ने 13 महीने लगातार संघर्ष किया, 750 किसान शहीद हो गए, उनकी कमेटी बनाने की बात करने वाली सरकार ने कमेटी नहीं बनाई, तो लोग किसानों में इस बात का आक्रोश है। तीसरी बात यह है कि जो अग्निवीर योजना लेके आए, वो अग्निवीर योजना आप पहले देखते थे, गाँव जाते तो 1000 बच्चे प्रैक्टिस करते थे उसमें ग्राउंड में, तो कोशिश करते, अब उनका सपना टूट गया। 4 साल की क्या नौकरी होती है, 4 साल में क्या तो भविष्य बनाएंगे, क्या देश की सेवा करेंगे। तो ये ऐसी कई योजनाएं हैं, पता नहीं
माननीय नरेंद्र मोदी जी को किसने सिखाया है कि किसान के लिए ये जो कानून लेके आया था, किसी से किसानों से उन्हें सलाह लेनी चाहिए थी। और गरीबी योजना लेके आया था तो कितनों से, तो हमारी सेना में बहुत अच्छे से अफसर हैं, उनसे सलाह लेनी चाहिए थी। मतलब व्यापक ये चर्चा नहीं करी, उससे पहले कानून लेके आ गया, ये चीज़ लागू कर दी जो वास्तव में धरातल पर अच्छी नहीं थी। इसलिए सरकार का विरोध है। और सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो में भी ये बात नहीं कही कि हम उसको एमएसपी दे देंगे या हम ये कानून जो दूसरी चीज़ है अग्निवीर को ख़त्म कर देंगे या खिलाड़ियों को कोटा बहाल कर देंगे। अपने चुनावी एजेंडे में ये बात नहीं कही गई। हाँ, कांग्रेस ने ये बात कही है कि अगर सरकार बनी तो एमएसपी लागू भी करेंगे, अग्निवीर योजना भी करेंगे और खिलाड़ियों को कोटा भी बढ़ाएंगे। तो हम मान सकते हैं कि जो चीज़ें इस देश के विकास के लिए ज़रूरी है, किसान, मजदूर, खिलाड़ी, नौजवान, महिलाएं, उनके लिए जो काम करना चाहिए था वो सरकार कर नहीं पाई। ये ना इतना ज़रूर है कि जो जाति धर्म पर जो बात है कितने दिन इसका बंटवारा होता है। तो मैं मानता हूँ ये जो चुनाव होगा, इन मुद्दों का चुनाव होगा, जनता किसको वोट देगी वो गर्व की बात। में अग्निवीर योजना को खत्म करने की बात कही है, महंगाई पर काबू करने की बात कही है, बेरोजगारी दूर करने की बात कही है। राहुल गांधी ने ध्यान कह दिया कि 15 अगस्त तक 30 लाख नौकरी देने का कार्यक्रम लागू कर देंगे 4 जून को सरकार बनने के बाद अगर बनती है तो फायदा कांग्रेस को मिलेगा या बीजेपी को मिलेगा? देखो, मैं वही बात कर रहा सैनी साहब, जब तक किसान की जो बात है, देखो वो करेगी नहीं करेगी कांग्रेस टाइम बताएगा, लेकिन कांग्रेस ने पहल तो की है ना कि एमएसपी देंगे, C2 खाली एमएसपी नहीं C2 दे रहे हैं, अग्निवीर को खत्म करेंगे, खिलाड़ियों को कोटा बढ़ाएंगे और जातीय जनगणना कराएंगे। इस टाइप की जो बात करी है तो ये बात मैं मानता हूँ कि कांग्रेस की अच्छी है और कांग्रेस ने बात अच्छी करी है। अब लागू किस प्रकार होगी वो तो वक्त बताएगा। अगर ये भी ऐसे ही बीजेपी की तरह करेंगे तो लोग इनको भी सुरक्षित करेंगे। प्रधान जी, राजनीति 20 साल पहले की और आज की में क्या फर्क नजर आता है? बहुत फर्क आता है। ऐसा काम हो गया जैसे नेता अपनी पॉलिसी खेलते ना, ऐसे वोटर खेलने लग गया। आज सुबह किसी की रैली में वोटर जगाया हुआ है, शाम को दूसरे की रैली में चला जाता है। यानी विवेक से फैसला लो भाइयों, किसे कहने से। आज सबसे बड़ी बात तो जिस नशे को हम खत्म करना चाहते हैं, शराब हर पार्टी बांट रही है, शराब हर पार्टी बांट रही है, जो देश के लिए नौजवानों के लिए घातक है। तो ये चीज़ भी चुनाव आयोग को करनी चाहिए कि जो शराब बांटता है या जो नशे का दूसरा व्यापार करता है या किसी प्रकार लालच दे के वोट को खरीदने की कोशिश करता है, उन पार्टियों को बैन होना चाहिए। ये भारत देश जो विभिन्न खनिज पदार्थ या पैदा होते हैं जीते हुए हैं, भारत जैसा महान देश हो नहीं सकता। यहाँ हर क्वालिटी, अच्छे डॉक्टर हैं, अच्छे इंजीनियर हैं, अच्छे नेता भी इस देश में हैं। पहले कोई बहुत अच्छे नेता थे, आज भी कुछ नेता बचे हुए हैं। वो सब कुछ इस देश के अंदर होता है। अगर ये थोड़ी सी राजनीतिक व्यक्ति, क्योंकि सबसे बड़ी पावर दो ही आदमी में आती है, एक नेता, एक धार्मिक गुरु। नेता अगर सही दिशा देंगे, संविधान को शपथ लेकर और सही काम करेंगे तो देश विकास की तरफ जाते हैं। और ये जो धार्मिक गुरु हैं ये भी अपना नशे छुटाते जरिए ये भी अगर सही दिशा में चले, इनमें भी थोड़ी गड़बड़ आती जा रही है, तो अगर ये सही दिशा में चले तो देश अच्छा देश हो सकता है। ये सोने की चिड़िया दोबारा बन सकता है। हम सबको प्रयास करना। प्रधान जी, आपने तो चौधरी बंसीलाल का टाइम भी देखा, चौधरी भजनलाल का टाइम भी देखा, ताऊ देवलाल का टाइम भी देखा, तो इन तीनों में से काम करने का जो मौका था वो किस मुख्यमंत्री में रहा? देखो, तो बंसीलाल का मुकाबला भी था काम करने में, और वो हर वर्ग का काम करना चाहते हैं और प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट के बराबर। चौधरी भजनलाल बहुत मिलनसार और 36 बिरादरी के लोगों को साथ चलने के, उनको टैग लगाने की कोशिश जरूर करी कि भी ये नॉन दाट की राजनीति करता है, लेकिन ऐसी बात नहीं। मैं उनके साथ काम किया है, 36 बिरादरी का काम करते थे और बहुत लोग बड़े बड़े अफसर भी लाए, उनका भी कार्यकाल शानदार रहा। चौधरी देवीलाल भी बहुत अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, सादगी प्रतीक थे। उन्होंने एक चीज़ दिखाई, चौधरी देवीलाल ने उन्हें दिखाया कि आप जनता ना, वो अफसर पहले अफसर के पास जाते जनता डरती थी, तो देवीलाल ने इसका बात का व्याख्या लिया कि जो अफसर है वो जनता के पैसे से पेंशन मिलती है, वेतनमान मिलता है, इसलिए अपने हकों के लिए किसी से टकरा सकते हो। तो चौधरी देवीलाल ने किया। लेकिन मैं एक बात जरूर कहना चाहता हूँ इसमें, जिस प्रकार से ये पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने
ये तीनों मुख्यमंत्रियों के बारे में जो टिप्पणियाँ की है, ये बहुत शर्मसार बात है भाई। कोई भी व्यक्ति, दो आदमी स्वर्ग में चला गया, और मैं कहता हूँ जितने भी मुख्यमंत्री इनसे इससे पूर्व जो आए हैं, चाहे राव वीरेंद्र जी थे, चाहे पंडित भगवत दयाल शर्मा जी थे, मास्टर हुकुम सिंह जी थे, बी.डी. गुप्ता जी थे, चौधरी बंसीलाल जी थे, चौधरी भजनलाल जी थे, चौधरी देवीलाल जी थे, ओम प्रकाश चौटाला जी थे। आप ये नहीं कह सकते कि उन्होंने 5 साल अपने कार्यकाल में कुछ भी नहीं किया और ये कहना कि मैंने सब कुछ कर दिया, तो मैं मानता हूँ ये अहंकार का एक प्रतीक है। और मैं तो इसकी जितनी भी निंदा करता हूँ बयान की, क्योंकि जिस डिस्ट्रिक्ट में जाता है, जो मुख्यमंत्री उस डिस्ट्रिक्ट संबंधी होता है, वो जरूर उसके बारे में गलत बोल के आता है। तो ये मैं मानता हूँ अहंकार है। ये अहंकार ही आने वाला जो चुनाव होगा उसमें इस बात का लोग ध्यान रखें। पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल तो सिर्फ एक बात कहते हैं कि बिना खर्ची के उन्होंने नौकरियां दी हैं। क्या आप समझते हैं जो नौकरियां उन्होंने दी हैं वो संतोषजनक भाव दे पाएंगे युवाओं को? देखो, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, मनोहर लाल खट्टर ने 99 में जाके तो भजनलाल के बारे में बहुत गलत टिप्पणी करी कि वो ऐसे बात की, भ्रष्टाचार के बारे में बात करी। आज भ्रष्टाचार जितना भी चरम सीमा पर है ना, सब हदें पार कर सकता है। कोई फाइल निकलवाने चले जाओ तो तहसील में चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, वो पैसे वगैरह काम नहीं होता। हाँ, मैं मानता हूँ कि कुछ नौकरियाँ पहले भी ऐसी लगती थी, लेकिन इस सरकार में कुछ नौकरियाँ अच्छी तरीके से लगी है। मैं इस बात को स्वीकार करता हूँ। मैं ये नहीं कि भाई हम में बुराई कर रहा हूँ ये चीज़, लेकिन उसमें उसके अलावा कितना टैक्स बढ़ा दिया, कितनी महंगाई बढ़ा दी, किसान को जब्ती रगड़ दिया गया। तो आप एक चीज़ से कहते हो हमने नौकरी दे दी, कुछ नौकरियाँ, जहाँ नौकरियाँ लाखों में मिलनी चाहिए थी, अगर 20,000 नौकरी में मुझे 10,000 उसने ईमानदारी से दे भी दी होंगी, लेकिन किसान को, मजदूर को तो मार दिया उन्होंने, व्यापारी को मार दिया, नौजवानों को मार दिया, फीस कितनी बढ़ा दी गई। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो ये मैं मानता हूँ कि एक ये जो नौकरी देने की उससे परंपराएं जो पहले पर्ची से चलती थी उसको ख़त्म करने का काम इस सरकार ने करे है। लेकिन उसके साथ साथ इन्होंने किसान और मजदूर के लिए कुछ नहीं किया, इन्हें नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। ये जो चीज़ है, आप एक बताओ, एक आदमी की जेब में आप 100 रुपये डाल रहे हो और उससे टैक्स के तौर पे किसानों को MSP देने से उसी किसान से आप 5,000 वापस लेते हो साल के, तो आप उसकी मदद कर रहे हो। ये हमने कहावत सुनी थी पहले कि एक डाकू था, वो क्या करता था, रात को डाका डालता था और दिन में महात्मा का भेष करके उसमें जाता था, और उसमें वो जो धन लुटाया हुआ था वो जैसे दूसरी बस्ती का धन लुट के आता था तो दूसरी बस्ती में दे दिया करता था, उस बस्ती लूट के दूसरी बस्ती में दे दिया करता। लोग कहते महात्मा आया था, उन्होंने हमारा धन वापिस, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, उसने हमारे को ये दे के गया था। अब जनता को कौन समझाए कि रात को जो तुम्हारा धन लूट के ले गया था उसी ने कुछ % आपको वापस कर दिया, आपसे भाई लूट के ले गए। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, वो डाकू था कि महात्मा था? जनता से जिस प्रकार से कर के तौर पे किसान को MSP ना देकर, मजदूर को मजदूरी ना देकर जिस प्रकार से घोलमेल चल रहा है, फिर कहता है हमारी सरकार 1 नंबर पे है, तो मैं मानता हूँ ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और इसके लिए उत्तरदायी जो मनोहर लाल खट्टर है। शंभू बॉर्डर पे पंजाब के किसान करीब 40-45 दिन तक बैठे थे, हरियाणा सरकार ने उन्हें दिल्ली ले जाने दिया। क्या समझते हैं, ये सरकार का कदम सही था? देखो, लोकतंत्र की जब स्थापना हुई थी तो हमारा मौलिक अधिकार था अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना, और रैली होती है इनकी बीजेपी की, दूसरी तो उजाड़े देते हैं। अब किसान जो देश का पेट भरता है और गर्मी देखता नहीं, बरसात नहीं देखता, उसको रोकने का कार्य करते हैं, तो अन्याय लोकतंत्र के साथ गिलवाड़ था। और क्या था? मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद मनोहर लाल जी कहने लगे कि उन्हें किसानों से खतरा है, उनको Z+ सिक्योरिटी दे दी गई। एक आदमी जो चुनाव लड़ रहा है, लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है, उसको सिक्योरिटी मिल जाएगी और सुरक्षा गार्ड घेर लेंगे, तो वोट कैसे मांगेगा? देखो, बड़ी हंसी आती इस बात क्योंकि किसान से खतरा है। अरे किसान का बेटा सड़क पे रक्षा करता है, किसान 24 घंटे खेत में काम करता है, किसान और मजदूर एक है, किसान की कोई जात नहीं। किसी ने किताब में लिखा था कि किसी की पूजा करनी तो किसान की करो, किसान भगवान है, भगवान किसी से अन्याय कर सकता है क्या? और वही दूसरी बात, जड़ को श्रेणी दी है, ये तो आप एक बताओ, उसके पास कोई पावर नहीं, MLA वो है नहीं,
पूर्व मुख्यमंत्री है, और ये कहता है तुम्हारा ये मैं काम कर दूंगा, तुम्हारा वो काम कर दूंगा, तुम्हारा ये काम कर दूंगा। तो आप ये बताओ, जो नायब सैनी जी है, सूर्य आदमी, अच्छे इंसान है, वो क्या है? वो क्या है? वो मुख्यमंत्री है कि वो मुख्यमंत्री के नाम पे एक रबड़ी स्टैंप है? वो किस हैसियत से करे मैं काम करवा दूंगा? जहाँ जाता है उसको बुलाते हैं, मुख्यमंत्री का प्रोग्राम होता है खुद पहुंच जाता है, कहता है मैं ये काम कर दूंगा। तो मुख्यमंत्री कहाँ है? कठपुतली है। जिस प्रकार दूसरी पार्टी को आरोप लगाती है बीजेपी, अब मैं पूछना चाहता हूँ कि ये मनोहर लाल जी क्या है? ये MLA भी नहीं है, ये हाँ पार्टी का पदाधिकारी होगा, लेकिन 21 हैसियत से कहते हैं, और वो भी आचार संहिता में कि मैं ये काम करवा दूंगा। 9.5 साल तो कुछ कराया नहीं, अब कहता मैं करवा दूंगा। प्रधान जी, एक आखिरी सवाल है। हरियाणा लोकसभा की 10 सीटें हैं। कुरुक्षेत्र की सीट पे आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार है, लेकिन 9 सीट जो हैं उस पर कांग्रेस चुनाव लड़ रही है। हरियाणा में क्या परिदृश्य बनने वाला है? देखो, ये जो चर्चा है वो स्पष्ट तौर पर कह रहे हूँ, तो जनता सरकार का चुनाव है। कांग्रेस तो एक मोहरा है, जनता लड़ रही है विपक्ष का चुनाव, ठीक है। वो चाहे कुरुक्षेत्र का लड़ रहे हो, और चाहे भिवानी का लड़ रहे हो, और चाहे दूसरी सीटों का लड़ रहे हो, जनता वर्सेस सरकार का चुनाव है ये। अब इसमें कितना क्या हो पाएगा ये गर्व की बात है, कांटे का मुकाबला है। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी ने टिकट देने में देरी की थी, और उसके बाद वो जो टिकट दिए तो गुटबाजी है, अगर ये गुटबाजी से उभर जाएगी, और मैं जो पहले बात कही थी, अगर निष्ठा से जो विपक्ष का नेता है वो निष्ठा से काम करेंगे और कोई पार्टीबाजी में नहीं पड़ेंगे, तो अच्छा परिणाम आएगा। लेकिन कांग्रेस में तो पिछले 5-7 सालों से एक ही वन मैन शो का काम चल रहा है, उससे एक गुट तो अलग थलग पड़ जाता है। कभी वो आला कमान के पास जाके अपनी पावर लेने की कोशिश करता है, तो ऐसे में क्या लगता है? सैनी साहब की दुर्भाग्य है, कांग्रेस में भी ऐसा ही है और बीजेपी में भी ऐसा ही। बीजेपी मनोहर लाल जी की चल रही है एक तरफा, वो जो करता वही होता है। उन्होंने भी जो पुराने नेता लोग थे उनका खातन, उनकी राजनीति खत्म करने का काम किया, और कांग्रेस भी वही कर रही है। तो मैं मानता हूँ ये जो एक नेता के हाथ में पावर है ना, ये कहता है ना, बीजेपी कहती है कि हमारे कोई भी प्रधानमंत्री बन सकता है, कोई मुख्यमंत्री बन सकता है, लेकिन वहाँ भी एक ही नेता की चलती है। ऊपर अमित शाह मोदी की चल रही है, नीचे मनोहर लाल की चल रही है, कांग्रेस में राहुल गांधी, इसकी सोनिया गांधी की चल रही है, नीचे चौधरी भूपेंद्र हुड्डा की चल रही है। तो ये देश तो ऐसा ही है भाई, इसमें नई चीज आने की जरूरत है, जहाँ हर आदमी का राज हो, हर आदमी की भागीदारी हो, हर आदमी अपने मुल्क के फैसले ले, हर आदमी की पहुँच हो। वो टाइम कब आएगा, और वो टाइम आएगा तो इस देश का विकास हो सकता है। आप 58 साल के हो गए, राजनीति में भी लंबा अनुभव है, कोई रोचक यादाश्त हो जो दर्शकों का क्षेत्र में? तो यादाश्त है तो मैं कह सकता हूँ कि पहले जो नेता चुनाव लड़ते थे ना, वो एक दूसरे पर झूठे आरोप नहीं लगाते थे और मिलकर राजनीति करते, मतलब जो मैं अपना वोट मांगते थे, अपनी बात रखते थे, और गांव में बिल्कुल माहौल बिल्कुल अच्छा होता था। और ये चीज़ नहीं होती थी। तो मेरे पिताजी ने 3 चुनाव लड़े, तो बंसीलाल परिवार के 2 में तो बंसीलाल के खिलाफ, एक तो सुरेंद्र सिंह। तो जब तक ये चुनाव लड़े तो शाम हल्के के अंदर तो लोगों ने वोट किसी को दिया, और पिताजी ने अच्छी फाइट करी, थोड़े वोटों से हार गए थे 3 चुनाव। तो अच्छी ये थी कि लोग आपस से वोट डाल के आपस में भाईचारा बनाए रखते थे। और जब अब जो चुनाव है, अब तो क्या है कि एक दूसरे के, जैसे मैं किसी का समर्थक बात कर रहा हूँ, आज मैं पिंटू दे रहा हूँ, इसमें मैंने कोई ऐसी बात कह दी तो दूसरा पार्टी वाला जो उसका समर्थक सुनेगा तो 4 बात मेरे इसमें लिख देगा फेसबुक पे, ये ऐसा है, ये गंदा है, ये कौन सा भला है, ये कौन सी पार्टी में था, पुराना, 2 भी बात लिख सकता है। यानी वो नेता आपस में मिल जाए तो कोई दिक्कत नहीं, और कार्यकर्ता आपस में बात कर ले तो नेताओं खटकता है। मैं समझाऊँ आपको कैसे। मैं मान लें कि सर समर्थक
और मेरे को दूसरी पार्टी का समर्थन मिल जाए और मुझसे फोटो खिंचवाने में बात करने लग जाऊँ, तो नेता कहेगा अरे तू कल उससे बात कर रहा था। और नेता चाहे रात में होटल में मिल के बात कर लो और सेटिंग कर लो, और चाहे नुका जो 5 साल उस पार्टी को गाड़ देते हो ये गंदी पार्टी है, और फिर तलाश नुका इस पार्टी का वोट गिरते हो, उनका कोई हट नहीं। और कार्यकर्ता भाई को आप तुम बात भी कर ले या दूसरे घर भी चले जाना है तो उन्होंने कहा अच्छा ये तो फलाना घर में रहेगा, यानी वो तो चले जाओ कितने, और कार्यकर्ता और वोट कितने चले जाओ तो उन्हें तकलीफ हो जाती है। ये बदलाव की जरूरत है। वोट गिरो आप कहीं पर भी, आपके हाथों मानती हो, लेकिन भाईचारा सबसे पहले होना चाहिए। लोकसभा चुनाव की बिसात भी थी, इस चुनाव में क्या किसी को वोट देंगे आप? देखो मैं तो एक बात मानता हूँ, जो किसान की बात करेगा वो देश पे राज करेगा। अब किसान की बात है, MSP देने की बात है, और दूसरी बात है वो तो बीजेपी तो की नहीं। अब आने वाला जो टाइम है वोट बड़ा सियाना है। मैंने आपको कहा ना कि जनता और सरकार, आप तो सिर्फ चुनाव लड़ेंगे, आप तो जनता के साथ। ये थे कमल सिंह प्रधान, मीठे कड़वे अनुभव साझा किए और साथ ही यह भी बताया कि राजनीतिक दलों की भूमिका वर्तमान परिवेश में क्या है। धन्यवाद।